हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा चश्मा हटाने के विभिन्न डिफरेंट लेज़र प्रोसीजर्स के बारे में। इनके क्या फ़ायदे और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या कमियां हैं, ये मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं इतने सालों का अपना एक्सपीरियंस जो इन सारी मशीन्स के साथ रहा है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे ज़्यादा नंबर में करे जाने वाले सर्जरी कॉर्निया की शेप को बदल के चश्मे का नंबर हटाने के ऑपरेशन होते हैं, जिनको हम लेज़र या कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं। ये आज की तारीख में तीन तरह के माने जाते हैं, तीन जनरेशन्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले होने वाली चीज़ थी, जो सक्सेसफुली काफ़ी ज़्यादा लोगों में लेज़र द्वारा करी गई, उसका नाम है PRK या सरफेस एब्लेशन। आजकल इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, इपी लेसिक, ई लेसिक एक्सेट्रा। वो सारे ही नाम जो हैं वो सरफेस एब्लेशन या PRK के सिनोनिम्स या उसी के पर्यायवाची हैं। दूसरी जनरेशन जो है वो है लेसिक, जो फ्लैप बेस्ड सर्जरी थी। पहले ब्लेड से करी जाती थी, आजकल लेज़र, फेम्टोसेकंड लेज़र द्वारा भी फ्लैप बनाया जाता है और उसके बाद लेज़र की किरणों से कॉर्निया की शेप को चेंज किया जाता है। उसके बाद इस फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। तो ये एक फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर है जिसको हम लेसिक के नाम से जाना जाता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। अब थर्ड जनरेशन जो सर्जरी आती है वो है लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी या स्माइल। ये भी एक फ्लैपलेस सर्जरी है और आज की तारीख में इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है वो है क्लियर। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, पर देखते हैं कि ये तीनों प्रोसीजर्स किस तरह से करे जाते हैं, इनका बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहले वो समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, तीनों जनरेशन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन से शुरू करते हैं, जो कि है PRK। तो PRK के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले PRK में सबसे पहले कॉर्निया की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम एपिथीलियम कहते हैं, उसको केमिकल या अल्कोहल से ट्रीट करके, लूजन करके, ढीला करके हटा दिया जाता है, स्क्रैच करके उखाड़ दिया जाता है। उसके बाद जो कॉर्निया की परमानेंट लेयर्स होती हैं उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है लेज़र के द्वारा और कॉर्निया की शेप को चेंज कर दिया जाता है। आपके चश्मे की जो पावर है उसके एक तरह से एक इमेज को, उस लेंस की इमेज को कॉर्निया की शेप के ऊपर उतार दिया जाता है ताकि चश्मे का नंबर हट जाए। ये लेज़र प्रोसीजर एक्साइमर लेज़र से होता है और इसको करने के बाद लास्ट में कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्टैक्ट लेंस रखा जाता है आँख के ऊपर, जो 6-7 दिन के लिए लगाना पड़ता है। उसको फिर जब आप बाद में 1 हफ्ते के करीब बाद दिखाने आते हैं अपने डॉक्टर को, तो वो हटा देते हैं। अब हम आते हैं लेसिक पे, जो सेकंड जनरेशन प्रोसीजर है। लेसिक के अंदर एक फ्लैप यानी कि कॉर्निया की एपिथीलियम के अलावा एक थोड़ा सा और हिस्सा कॉर्निया की परमानेंट लेयर यानी कि स्ट्रोमा में से हटाया जाता है। एक किताब के कवर की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि एक किताब के कवर की तरह एक टॉप मोस्ट लेयर को खोल दिया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे इस वीडियो में, ये लेज़र द्वारा किया जा रहा है, यानी कि फेम्टोसेकंड लेज़र द्वारा ये कट लगाया गया है और इस कट के बाद ये फ्लैप खोल दिया गया है उठा के। अब जो सरफेस कॉर्निया की है, जो सतह परमानेंट लेयर की नीचे दिख रही है, उसके ऊपर एक्साइमर लेज़र ने, यानी जो लेज़र हमने PRK में भी इस्तेमाल किया था, उसी सेम लेज़र ने चश्मा हटाने के लिए कॉर्निया की शेप को बदला है और अब हम ये जो फ्लैप जो बुक के कवर की तरह हमने उठाया था, इसको वापस रख देते हैं। इस केस में हमें, क्योंकि हमने इस फ्लैप को वापस रख दिया है, तो कॉर्निया की टॉप मोस्ट लेयर यानी कि एपिथीलियम इंटैक्ट है और इसलिए हमें
इस केस में कोई भी प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड जनरेशन है स्माइल, क्लियर या एटॉस। इन तीनों मशीनों में से सबसे पुरानी मशीन है स्माइल और लेटेस्ट मशीन है क्लियर। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे मोटा मोटा। ये सारी मशीनें एक जैसी ही तरह से काम करती हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क हैं जिनको मैं आने वाले वीडियोस में भी आपको और डिटेल में बताऊंगा। पर अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि इनका प्रोसेस चलता किस तरह से है। तो ये ऑल फेम्टो प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें कॉर्निया की ऊपर की जो लेयर है उसको हटाए बिना ही कॉर्निया के अंदर फेम्टोसेकंड लेज़र ही एक लेंस नुमा हिस्से को, यानी उसको हम लेंटिक्यूल का नाम देते हैं, उस हिस्से को लेज़र से सेपरेट कर देता है बाकी सारे कॉर्निया से, और एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन या कट दिया जाता है जो एक्सपीरियंस सर्जन्स जैसे मैं इसको 2 से 2.5 mm का ही बनाता हूँ, जबकि लेसिक का जो फ्लैप है वो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 27-28 mm का बनता है। तो बहुत ही छोटा इंसिजन होता है जिसके अंदर से हम एक माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक बहुत ही पतली फोर्सेप्स से इसको पकड़ के ये जो हिस्सा लेज़र ने सेपरेट किया है इस लेंटिक्यूल को, ये जो लेंटिक्यूल है इसको निकाल लेते हैं बाहर, और कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है। टॉप मोस्ट लेयर जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये बेस्ट प्रोसीजर इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत छोटा सा कट लगा और प्रोटेक्टिव लेयर हटी भी नहीं, इसलिए रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की डेट में क्लियर या स्माइल और PRK ये दोनों ही प्रोसीजर्स जो हैं ये फ्लैपलेस की कैटेगरी में आते हैं। फ्लैपलेस का मतलब है कि हमने वो जो बड़ा कट था जो लेसिक में लगाना पड़ता था वो इन दोनों में नहीं लगाना पड़ता है। तो ये फ्लैपलेस प्रोसीजर्स के क्या एडवांटेज हैं वो मैं अब डिस्कस करूँगा। फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हमारे पास अब 2 हैं। अब हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो फ्लैपलेस का एडवांटेज बहुत सारे हैं। पहला, निशान नहीं छूटता। निशान पुराने माइक्रोकेरेटोम या ब्लेड वाले लेसिक में भी नहीं छूटता था, लेकिन उसमें क्या दिक्कतें आती हैं ब्लेड के साथ या ब्लेडलेस लेकिन लेसिक प्रोसीजर यानी कि फ्लैप वाला प्रोसीजर में क्या क्या नुकसान है। उसमें बड़ा स्कार छूट सकता है। उसमें हमेशा ही कॉर्निया की जो नसें होती हैं जो कॉर्निया में सेंसेशंस देती हैं, जिससे हम अगर हमारी आंख में कोई धूल गिर जाए, कोई कण गिर जाए, तो उसको साफ करने के लिए आंखों में आंसू बनते हैं ताकि वो साफ हो जाए, हम पलक झपकते हैं। वो सारी जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं वो कॉर्नियल नर्व्स से कंट्रोल होते हैं, और ये नर्व्स कॉर्निया के आसपास से कॉर्निया के अंदर आती हैं। जो वाइट वाला हिस्सा होता है उससे होती हुई कॉर्निया के अंदर आती हैं, और ये सारी नर्व्स को ये जब कट लगता है तो वो उसको काट देता है टेम्परेरीली। उन कॉर्निया की नसों के एंडिंग्स कट जाते हैं, जिसकी वजह से आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ड्राई आई के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए चाहे कोई सी भी मशीन से लेसिक करा जाए, चाहे वो एल्कॉन की कॉन्ट्यूरा हो, चाहे वो CRS मास्टर हो, मेल 90 हो, नाइडेक की मशीन हो, श्विंड की मशीन हो, कोई भी कंपनी की मशीन हो, उसमें ड्राई आई होगी ही होगी, क्योंकि कॉर्नियल नर्व्स कटेंगे ही कटेंगे। और सबसे बड़ा जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे जिसे कहेंगे कि डराने वाला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लेड फ्री फेम्टो लेसिक का, वो है फ्लैप डिसलोकेशन। यानी कि जब आपने कॉर्निया की जो सतह है उसमें से एक हिस्से को कट करके उठा दिया, पलट दिया, और फिर उसको वापस लाके रखा, तो जब आप उसको वापस लाके रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम जैसा पहले था वैसा ही स्मूथली बैठ जाए। और ये तो चलो आप
ऑपरेशन थिएटर में सर्जन चेक करेगा, सर्जन देखेगा, लेकिन ये अपनी जगह से ऑपरेशन के 10, 15 और मैंने 20 साल बाद तक खिसकते हुए देखे हैं। बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है ये प्रॉब्लम कि फ्लैप डिसलोकेशन का रिस्क लाइफ टाइम का होता है। और अगर ये किसी कारणवश मान लो आपकी उंगली से चोट लग जाए, किसी और के हाथ से चोट लग जाए, या आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस सब सिचुएशंस में अगर ये अपनी जगह से हट जाता है, खिसक जाता है, तो ये ऐसे ऊबड़ खाबड़ सतह बना देगा कॉर्निया की, जिसके बाद आपकी नज़र वापस से क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर बड़े कॉर्नियल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी मेरी कॉर्नियल स्पेशलिटी का काम हो जाता है वो, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इन सब कारणों की वजह से आज की दुनिया में एपीलेसिक या ई लेसिक और क्लियर या स्माइल, ये दोनों फ्लैपलेस प्रोसीजर्स का ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं कि अब ये जो फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक प्रोसीजर है सरफेस एब्लेशन, जिसको ई लेसिक, एपीलेसिक और कई नामों से जाना जाता है, और बहुत सारे नाम हैं। दूसरा है कॉर्नियल लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, जिसमें आज की डेट में हमारे पास 2 ही मशीन्स अवेलेबल हैं। पुरानी वाली जो है वो स्माइल है, नई वाली जो है वो क्लियर है। क्लियर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। लेटेस्ट में इस मशीन पे काम करना शुरू किया है, तो आगे मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। पर अभी हम सरफेस एब्लेशन और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के बीच का फ़र्क जानते हैं। तो अगर नज़र की रिकवरी के बारे में बात की जाए, तो ये जो सरफेस एब्लेशन होता है, इसमें कई बार खतरा रहता है कॉर्नियल हेज़ आने का। हेज़ का मतलब होता है धुंध। अगर आप देखें तो इस फोटो में और इस फोटो में कोई फ़र्क नहीं है शार्पनेस में, लेकिन रंग वगैरह थोड़े फीके हैं। ये वाले कप का रंग जो है वो थोड़ा फीका है, इस कप का रंग ब्राइटर है। तो ये जो फ़र्क है कलर परसेप्शन वगैरह में, कॉन्ट्रास्ट में या रंगीन घेरे दिखने में, ये दिक्कतें होती हैं अगर सरफेस एब्लेशन में हेज़ हो जाए। इसलिए सरफेस एब्लेशन जो है वो रिकवरी में लंबा टाइम लेता है और उसको क्लियर से एडवांटेजियस नहीं कहा जा सकता कभी भी। अगली बात आती है विजन रिकवरी की। तो सरफेस एब्लेशन में लगभग 50% विजन आपकी आ जाती है एक हफ्ते में। पूरी रिकवरी होते होते 1 महीने के करीब लगता है, क्योंकि थोड़ी बहुत हेज़ हर मरीज की आंख में आती है और वो दवाइयों से धीरे धीरे करके ही कम होती है। कोई भी आपको किसी भी तरह की बात बोले कि नहीं मेरे ऑपरेशन करने पे तो ये आएगी ही नहीं कभी, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसी सर्जन मेरे या किसी और के हाथ की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है उस प्रोसीजर की अपने आप में, जिसमें कॉर्निया की प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है। तो जो सूजन करने वाले सब्सटेंस हैं वो सारे कॉर्निया के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको सूजन के कारण धुंध पैदा कर देते हैं। क्लियर में क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं होता, कॉर्निया की प्रोटेक्टिव लेयर सेव्ड रहती है, सारी नर्व्स सेव्ड रहती हैं, इसलिए 90 to 100% विजन की रिकवरी विद इन 1 वीक हो जाती है। अगर हम पेन या डिस्कम्फर्ट की बात करें, तो सरफेस एब्लेशन में जब तक कॉर्निया की प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि एपिथेलियम हील नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा पेनफुल होता है। 3-4 दिन का डिस्कम्फर्ट रह सकता है, पर क्लियर में अगले ही दिन यानी कि 6-7 घंटे बाद ही ऑपरेशन के आप कंफर्टेबल होते हैं। अगर ये बात करी जाए कि किस किस की कितने चश्मे की पावर तक किस किस की आँख में सरफेस एब्लेशन किया जा सकता है और किसकी आँख में क्लियर किया जा सकता है, तो सरफेस एब्लेशन लो मायोपिया यानी कि -4 से कम नंबर वाले लोगों में किया जा सकता है। -4 मतलब टोटल स्फीयर प्लस सिलेंडर। इससे ज़्यादा नंबर को अगर हम करेक्ट करते हैं तो हेज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हेज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम -4 के आगे रेकमेंड नहीं करेंगे कि आपको सरफेस एब्लेशन कराना चाहिए।
उस सिचुएशन में आपके पास इकलौता ऑप्शन बचता है क्लियर का, बिकॉज क्लियर में सारे माइनस पावर्स यानी कि -10 तक का स्फीयर और -5 तक का सिलेंडर करेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे ही लगभग, अगर आपके कॉर्निया की मोटाई और बाकी सारे टेस्ट ठीक आते हैं तो ये प्रोसीजर किसी भी आंख में किया जा सकता है। अब जाने से पहले इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं आपको एक छोटा सा टीजर दे के जा रहा हूँ अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है क्लियर, और इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में No glasses, no contacts, just clear vision. Our clear laser procedure helps to restore better vision and makes many activities in daily life much easier. What's different with clear? Clear uses low laser energy to correct vision. Therefore, it's minimally invasive and a gentle procedure. Using a low-energy laser, the surgeon creates a lenticular disc and a small opening. The lenticule is removed through the opening with minimal stress to the cornea. The removal of the lenticule changes the shape of the eye, correcting the refractive error and thus improves your vision. Clear is a single laser procedure. It's fast and provides comfort and convenience during your surgery. Clear is considered as the next generation of lenticule applications. Say goodbye to glasses and contacts and say hello to a clear vision.